और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 14 दिसंबर के लिए प्रस्तावित है इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है जिससे 2 से 3 प्रश्न अब सीटेट में पूछे जा रहे हैं जो आपके 100% इस वीडियो को देखने के बाद सही हो जाएंगे। मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इससे बढ़िया वीडियो यूट्यूब पर अब तक कोई भी नहीं है। सिर्फ इसमें हमने सीटेट जुलाई 2024 से लेके 2011 सीटेट तक के प्रश्नों को ही शामिल नहीं किया है बल्कि उन फैक्ट्स को, उन इंपॉर्टेंट नोट्स और ट्रिक्स को भी शामिल किया है जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो बहुत कम समय में आसानी से आप इंपॉर्टेंट नोट्स ट्रिक के साथ आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो से शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न इस स्तर से संबंधित कोहलबर्ग के लगभग हर बार पूछा जा रहा है। चूंकि इस स्तर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और विशेषकर हिंदी मीडियम्स के लिए, तो मैंने बहुत बढ़िया आपके लिए शॉर्ट नोट्स ट्रिक्स तैयार किए हैं। पहले हम उन्हीं को देखते हैं और फिर प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देखने से पहले इसी में हम सबसे पहले देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद बहुत तेजी से स्पीड से क्वेश्चन आंसर लगाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपने कोहलबर्ग को बिल्कुल रट लिया है। तो चलिए पहला, सबसे पहले आपको पता होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास। आप कॉपी लेके बैठ जाइएगा और कुछ इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को सिर्फ आधे पेज में लिख लीजिएगा, आधे पेज से ज़्यादा के कोई नोट्स नहीं है। तो नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया बेटा, मोरल डेवलपमेंट, और इन्होंने कहा कि नैतिक निर्णय लेने के लिए नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जब भी नैतिक निर्णय आपको लॉरेंस कोहलबर्ग में दिखाई देगा आप आंसर मारेंगे नैतिक तर्क या नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। इन्होंने एक नैतिक दुविधा के बारे में भी बताया, मोरल डिलेमा। मतलब इन्होंने ये कहा है कि कभी कभी बच्चा जो होता है नैतिक दुविधा में फंस जाता है। बच्चा या कोई बड़ा भी हो सकता है, अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में बात करें। जैसे अगर आपने एक वेब सीरीज देखी हो जिसका नाम है सीए टॉपर, तो आप समझ जाएंगे कभी कभी व्यक्ति इस तरीके के सिस्टम में भी फंस जाता है। जैसे बच्चा है, मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसे रोड पर या कहीं कोई एक्सीडेंट दिखाई देता है। एक्सीडेंट में अब उसके साथ एक दुविधा हो जाती है कि वो ऑन टाइम अपने एग्ज़ाम पे पहुंचे या पहले जो जिसका एक्सीडेंट हो गया है उसकी हेल्प करे। तो ये एक तरीके की दुविधा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इस जो आलोचना है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की, नैतिक विकास की, वो की कई लोगों ने, विशेषकर कैरोल गिल्गिन का नाम आता है। नाम ध्यान रखिए, कैरोल गिल्गिन। ठीक है, नाम ध्यान रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो थ्योरी दी है मोरल डेवलपमेंट की, वो एप्लीकेबल इन सभी कंट्रीज में या सभी कल्चर्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक देश की, विदेश की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तो हो सकता है सब जगह ये एप्लीकेबल ना हो। आलोचनाएं, ये 3 आलोचनाएं हैं, ध्यान रखिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से प्रश्न आए हैं एज ए स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो है वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब एक तरीके से हवाई। ठीक है, एक तरीके से पूरी हवाई सिचुएशंस दी हैं इसमें और ये प्रैक्टिकल महसूस नहीं होती है। और ये बाइस्ड सैंपल है। बाइस्ड सैंपल का मतलब है, एक सबसे बड़ी आलोचना है कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट का दिया था, जो उन्होंने अपने रिसर्च की थी वो मेल्स पर की थी, एक तरीके से पुरुषों पे की थी या स्टूडेंट्स जो थे बॉयज़ पर की थी। ठीक है, तो इन्होंने गर्ल्स को शामिल नहीं किया। ये सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत हो गई। ठीक है, और इस बात की सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना की गई कि अगर हो सकता है गर्ल्स को इन्होंने शामिल किया होता तो जो इसके जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं नैतिक विकास के, हो सकता है वो थोड़े चेंज होते,
थोड़ा सा और देखेंगे, ये एनसीईआरटी की मैंने एक कटिंग लगाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न सीटेट जुलाई में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस कटिंग को यहाँ पे लगाया है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि नैतिक विकास जो है बच्चे के विकास का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है मानवीय क्रियाओं के सही या गलत, ठीक है, ध्यान रखना, सही या गलत होने के मध्य अंतर सीखना। क्या जरूरी है नैतिक विकास में? नैतिक विकास में बच्चा ये सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। बच्चे जिस तरह से सही एवं गलत के बीच अंतर करना, अपराध बोध की अनुभूति करना, स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना तथा जब दूसरे लोग कठिनाई में होते हैं तब उनकी मदद करना सीखते हैं, ये सभी नैतिक विकास के घटक हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अपराध बोध की अनुभूति हो जाए कि मैंने कहाँ गलती की है, मैंने कहाँ गलत काम कर रहा हूँ, और स्वयं जब दूसरे के स्थान पर रखना सीख जाए, दूसरों की मदद हेल्प करना सीख जाए, ये सब नैतिक विकास के घटक आएंगे। जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं उनसे बच्चे गुजरते हैं, ध्यान रखना, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वैसे ही नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं। ये अवस्थाएं आयु से संबंधित होती हैं। ध्यान रखना, इनका कहने का मतलब है जैसे बच्चा जीन प्याजे के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ऐसे ही लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार भी बच्चा नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। और ये अवस्थाएं किससे संबंधित होती हैं बेटा? आयु से, एज से संबंधित होती हैं। जैसे जैसे उसकी एज डेवलपमेंट, एज बढ़ती है और वैसे वैसे क्या होता है, वो डेवलपमेंट होता है। तो इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः यहाँ पर जो है इन्होंने 3 स्तर दिए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और कुल 6 स्टेजेस दिए हैं। यानी कि अगर लेवल की बात करें हम या स्तर की बात करें तो इन्होंने स्तर दिए हैं बेटा 3, और स्टेजेस की बात करें तो इन्होंने दिए हैं 6। यानी कि प्रत्येक में 2-2 स्टेज हैं, प्रत्येक स्तर में 2-2 स्टेजेस को कवर किया है इन्होंने। तो कुल 3 स्तर और प्रत्येक में 2 स्टेजेस, तो 6 स्टेजेस। ध्यान रखना, 1 से लेकर 6 तक हैं स्टेजेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेवल उन्होंने दिया है वो दिया है पूर्व परंपरागत स्तर बेटा, 3 से 7 साल। पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं इसे। और पहला जो स्तर है इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहली और दूसरी। पहली स्टेज है दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास। मैं आपसे कोशिश करूंगा इनको शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, जिससे आप हिंदी के साथ इंग्लिश में भी लिखिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तभी आपके मन मस्तिष्क में ये बैठेगा। तो पहला है इसमें दंड तथा आज्ञा पालन अभिविन्यास, यानी कि ओबीडेंस एंड पनिशमेंट। इसमें ये कहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, एक बात याद रख लीजिए कि रूल्स आर रूल्स, बस इतनी बात याद रखिए। यानी कि जैसे दंड और आज्ञा पालन, तो बच्चा क्या करता है, जो भी काम करता है वो दंड से बचने के लिए करता है, ठीक है। वो जो आज्ञाओं का पालन कर रहा होता है वो दंड से बचने के लिए कर रहा होता है, कि अगर मुझे ये बात अगर मैं नहीं मानूंगा तो फिर मुझे मेरे जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, वो मुझे क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। तो यहाँ पर बच्चा बस जानता है कि रूल्स आर रूल्स हैं और हमें रूल्स को वायलेट नहीं करना है, यानी कि रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो ध्यान रखना, पहली स्टेज हो गई ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। दूसरी स्टेज है बेटा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये दोनों लेवल फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, एज है 3 से 7 साल, ठीक है। इसका इंग्लिश में ध्यान रखिए, इसे इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवार्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चा कि स्वयं का लाभ देखता है। एक बात ध्यान रखिए इसमें, जैसे पहले में रूल्स आर रूल्स, तो दूसरे स्टेज में ध्यान रखिए टिट फॉर टैट। वो चाहता है कि जैसे को, टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। वो सिर्फ स्वयं का फायदा देखता है, पहली बात। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना लाभ देख रहा है, और जैसे को तैसा, यानी कि आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वो आपके लिए मतलब वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, ठीक है। यानी इसे एक्सचेंज भी कहते हैं एक तरीके से। तो 2 शब्द याद रखिए, एक्सचेंज और पर्सनल रिवार्ड, ठीक है। स्वयं का लाभ और टिट फॉर टैट। और यहां से संबंधित सवाल हर बार पूछे गए हैं, मैं सवाल कराऊंगा पिछले साल के, तब आप देखिएगा।
दूसरा जो लेवल है, सेकंड लेवल, उसमें है लेवल कन्वेंशनल लेवल, मतलब जो 8 से 13 वर्ष यानी परंपरागत स्तर। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज परस्पर एकरूप विन्यास और चौथी स्टेज अधिकार संरक्षण अभिविन्यास। तो परस्पर एकरूप अभिविन्यास जिसे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास भी कहते हैं, गुड बॉय और नाइस गर्ल, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। बस इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि बच्चा ये चाहता है कि वो समाज के सामने अच्छा लड़का या जो लड़की है तो अच्छी लड़की बन के रहे, इसलिए वो समाज के बनाए हुए, किसके अपने बनाए हुए नहीं बल्कि समाज के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देती है, ठीक है, या शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि समाज में उसकी स्वीकार्यता, जो उसकी स्वीकार्यता है वो बढ़े, कि गुड बॉय बने वो या लड़की नाइस गर्ल दिखे, ठीक है। अगला है इसमें स्टेज की अधिकार संरक्षण अभिविन्यास, इसे है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसमें जो बच्चा है, यह जो बच्चा है 8 से 13 वर्ष का है, तो वो सोशल ऑर्डर्स या लॉ या रूल्स को फॉलो करने लगता है। जैसे हम लोग अपने देश के संविधान को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना, हम अपने देश के संविधान को या नियमों को फॉलो करते हैं, वो अधिकार संरक्षण अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। हम अपने देश के बनाए हुए, अपने प्रदेश के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखेंगे आप एज ए एग्जाम्पल, कि हम भारत के संविधान को, संविधान के द्वारा बनाए हुए या हमारे देश का जो सिस्टम्स बनाया हुआ है उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा लॉ और रूल्स को फॉलो करता है, लेकिन किसके बनाए हुए, समाज के द्वारा या देश के द्वारा बनाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट स्तर नंबर 3 देखिए, इसे पोस्ट कन्वेंशनल स्तर कहेंगे, 18 वर्ष से ऊपर उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें 2 स्टेजेस हैं, पहली है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और दूसरी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, ठीक है। ये स्टेजेस जो होती हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मोरल रीजनिंग की आवश्यकता होती है, यहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। जैसे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इसे कहते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखिए, सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और इंडिविजुअल स्वयं के भी अधिकार यहाँ पर। जैसे हम इससे पहले में बात कर रहे थे, जो बच्चा होता है वो देश के बारे में, जो देश के रूल्स लॉ हैं या सोशल रूल्स लॉ हैं उनको फॉलो करता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, जो समाज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या सोशल रूल्स हैं उनको तो फॉलो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसे इंडिविजुअल राइट्स भी, उसके अधिकार भी जागृत हो जाते हैं। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा होता है तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, देश के नियमों को या सोसाइटी के नियमों को तो पालन कर रहा है, लेकिन अपने अधिकारों को भी यहाँ पर जागृत कर रहा है। अगर उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में या इस स्टेज में बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और एक सबसे हाईयर स्टेज है जो इसकी, उसे कहते हैं, जो 6 नंबर स्टेज है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर तो 1% लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। वो सबसे हाईयर स्टेज है मोरल रीजनिंग की, इसे कहते हैं यहाँ पर स्वयं के सिद्धांत। इसमें लोग जब पहुंचते हैं तो उनके धीरे धीरे अपने स्वयं के सिद्धांत डेवलप हो गए होते हैं कि उसे क्या सही है और क्या नहीं सही है, वो अपने खुद के स्वयं के रूल्स बना लेता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझिए, महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला और जैसे कि अन्ना हजारे, इन लोगों के देश के या सोशल सिस्टम्स के साथ साथ अपने रूल्स विकसित हो जाते हैं इनके मन में, कि इन्हें लगता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इनके अंदर विकसित हो जाता है। तो ये बहुत हायर स्टेज है फॉर मोरल डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं। अगर इनके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। देखिए ये पहला जो प्रश्न था, ये सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये जो पहला स्तर था,
पहला स्तर था, पहले स्तर का जो कौन सा दूसरा चरण था। तो इसका सही आंसर होगा अगर पहले स्तर का दूसरा चरण, ठीक है, प्री कन्वेंशनल का दूसरा चरण था। टिट फॉर टैट वाली स्थिति जो मैंने बताई थी, टिट फॉर टैट, यानी जहां स्वयं का लाभ देखते हैं। तो अगर आपने हमारे जो नोट्स हैं अगर इनको 4-5 मिनट सुन लिया या आपने शॉर्ट नोट्स आधे पेज में बना लिए तो फिर कुछ नहीं बचा इस यहाँ पर, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप बस देखेंगे और आंसर लगा देंगे। लेकिन अगर आपने इनको सही से नहीं पढ़ा तो फिर आप आंसर लॉरेंस कोहलबर्ग में तो कतई नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं दे पाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, सीटेट जुलाई 2024 में अभी पूछा गया है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है एक तरीके से क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो कोहलबर्ग के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की किस अवस्था में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो नैतिक विकास में ये पूछ रहा है कौन सा नैतिकता के अंतर्गत सही है या नहीं है। इस तरीके की दुविधा में जो है अरुणिमा फंसी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, क्या सही है और ना क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता की बात हो रही है कि कानून की बात हो रही है। तो यही सही आंसर होगा, बाकी कहीं भी कानून के लिए और किसी के लिए सही आंसर नहीं दिया है। तो आंसर नंबर सी सही होगा कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकार क्योंकि जागृत हो गया कि ये चीज़ सही तो नहीं है, चूंकि ये उचित हो गई उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसका व्यक्तिगत अधिकार भी जागृत हो गया। लोकतांत्रिकता की तो बात पहले ही थी कानून की परिस्थितियों की, तो ये नैतिकता का विरोधाभास तो था लेकिन उसका व्यक्तिगत अधिकार जागृत हो गया और यहाँ पर लोकतांत्रिकता की तो बात थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये एक तरीके से असर्शन रीजन है, अभिकथन, और इसे कहते हैं कारण, ठीक है। तो ये सीटेट जनवरी 2024 में प्रश्न पूछा गया है। लॉरेंस को पहले हम अभिकथन पढ़ेंगे और फिर इसका हम कारण पढ़ेंगे। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम पर आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून, नम्य का मतलब होता है लचीला, ठीक है, नरम, एक तरीके से फ्लेक्सिबल, नियम नरम है और इन्हें बदला जा सकता है। जबकि इसका जो रीजन कह रहा है यानी कि कारण कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो ये दोनों बातें अभी बिल्कुल जस्ट हमने जो एनसीईआरटी की कटिंग थी वहीं पढ़ी थी और सेम उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। तो आपको पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो उन्होंने यही कहा है कि नैतिक विकास जीन पियाजे की तरह क्रमिक चरणों में होता है। तो यानी कि आर बिल्कुल करेक्ट है और पहला भी सही है। उन्होंने कहा था अच्छा या बुरा जो समझने की बात है कि नियम बदले जा सकते हैं, तो सही है। और चूंकि दूसरा पहले से दोनों रिलेटेड है और दूसरा वाला पहले की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। यानी कि धीरे धीरे, पहले अगर बच्चा होता है पहले स्तर पर देखा था आपने कि वो सिर्फ अपने लाभ के बारे में बात कर रहा था, जब दूसरे स्तर पर पहुंच गया तो वो समाज के अकॉर्डिंग चलने लगा और तीसरे स्तर पर पहुंच गया तो वो नियम बदलने की बात करने लगा। जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अन्ना हजारे जी, इन्होंने रूल्स चेंज करने में कहीं कहीं बहुत भूमिका निभाई और वो उन्होंने अपने आदर्श स्थापित किए। तो दूसरा पहले का सही व्याख्या करता है, इसलिए इस दूसरा आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखिए कि कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। आपको पता होगा नैतिक विकास से संबंधित है, बाकी कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सारे प्रश्न ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने टाइम कम होने की वजह से यहाँ पर डेट नहीं डाली है। सारे क्वेश्चन 2011 से और अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है वहां तक पूछे गए हैं। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न अब आ रहे हैं कम से कम, ठीक है, 3 भी आ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। यानी बच्चे की अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है, यानी कि रूल्स आर रूल्स, ठीक है, बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो रूल्स आर रूल्स बेटा, जब रूल्स आर रूल्स है तो ये कौन सी अवस्था होगी, पूर्व पारंपरिक अवस्था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और अपनी इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। ये कौन सा हो गया, टिट फॉर टैट। बेटा ऐसे ही ये पकड़ना है आपको, टिट फॉर टैट। तो टिट फॉर टैट में क्या था, टिट फॉर टैट क्या था, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास जो टीचर है बच्चों में कैसे कर सकता है, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ये तो बिल्कुल गलत है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी गलत है। क्या है कोहलबर्ग के अनुसार कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बिल्कुल सही आंसर होगा। और जब भी कोहलबर्ग आएगा तो आप नैतिक कीवर्ड को जरूर पकड़ेंगे, अगर आपको कतई कुछ नहीं आता है तो ध्यान रखिए। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पे कठोर निर्देश। कठोर तो देखो नेगेटिव कीवर्ड होता है। अगर आप हमारा सीडीपी टैग वर्ड, सीडीपी का जो टैग वर्ड का वीडियो है उसे देख लीजिए, तो कठोर नेगेटिव है टैग वर्ड, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, यानी कि उसकी कुछ भी नैतिकता अपनी नहीं है, बल्कि जो नैतिकता है वो दूसरों लोगों द्वारा दी जाती है, यानी रूल्स आर रूल्स, जो समाज के ही रूल्स हैं। तो वो क्या होगा, पहला स्तर नंबर पहला, प्री कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। अब मैंने बताया था नैतिक निर्णय लेते समय किस तरफ एक व्यक्ति प्रवृत्त होगा, और ये बता रहा है कि पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार। तो पूर्व परंपरागत स्तर में देखिए व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल, पारिवारिक अपेक्षाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है अंतर्निहित संभावित दंड, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो दंड से बचने के लिए करता है। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर की स्टेज नंबर फर्स्ट की बात है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो आपको पता है नैतिक विकास के चरण 6 चरण बेटा दिए हैं और लेवल दिए हैं 3। ठीक है, ध्यान से कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, यानी कौन सा सही है, करेक्ट है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए जो कोहलबर्ग हैं वो जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसमें विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं गलत है। नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित है, ये गलत है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये गलत है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। देखिए मूर्त संक्रियात्मक तो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था है, गलत हो जाएगा। उद्योग बनाम अधीनता तो गलत ही है, इसका कोई मतलब नहीं। प्रसूति अवस्था भी नहीं है, सीधा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, हमने स्टेजेस पढ़ी थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। देखिए फिर से वही आ गया, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सही आंसर होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है ZPD लेब वाइगोस्की में आता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आंतरिक वाक, इनर स्पीच या आत्म केंद्रित वाक, ये अभी आते हैं लेब वाइगोस्की से संबंधित है। अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो हमारा पिछला वीडियो लेब वाइगोस्की से संबंधित है, उसको देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर हैं बेटा, तो 3 स्तर हैं। ये तो हमने बता ही दिया था, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं, तो सही आंसर हो गया 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है। यानी क्या, किस पे आधारित हो, अपनी आवश्यकताएं, अपना स्वयं का लाभ। तो जब स्वयं के लाभ पर आधारित होगा बेटा तो सही स्तर पूछा है, इससे पूर्व परंपरागत स्तर होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अनु का तर्क है। अनु कोई है जिसका तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। अब स्वयं व्यक्ति तय नहीं कर रहा है, बल्कि अब कौन तय कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, समाज। जब बच्चा स्वयं तय करता है तो वो ध्यान रखिए पूर्व परंपरागत स्तर होता है। जब समाज यहाँ पर तय करने लगता है धीरे धीरे तो परंपरागत स्तर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा स्तर हो गया, दूसरा स्तर। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये चरण
किसको दर्शाता है? तो इस 16 नंबर का सही जो आंसर होगा वो सी यहाँ पर आंसर है, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास। ठीक है, सामाजिक क्रम क्योंकि समाज ही दर्शा रहा है तो इसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं से जोड़ता है? तो सही आंसर यह है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ध्यान रखिए शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसे कहते हैं पूर्व पारंपरिक चरण। जो शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित नहीं, बल्कि इस वर्ड को देखिए, ये कह रहा है शुरुआती। ठीक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता तो हम जाते पारंपरिक चरण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या सही है और क्या करेक्ट है? करेक्ट और इनकरेक्ट में जो शामिल है चिंतन प्रक्रिया उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं, मोरल रीजनिंग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार होता है? तो 7-8 वर्ष की एज कहाँ आएगी बेटा? प्री कन्वेंशनल यानी कि पहली अवस्था, और पहली अवस्था में आएगी तो पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था में आएगी तो पहली अवस्था में कौन कौन से चरण हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, दंड और आज्ञा पालन। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत तो उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आखिरी स्टेजेस है, 6 स्टेज। सामाजिक अनुबंध ये तो दूसरी स्टेजेस में आता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा तीसरा। 21 देखिए कि सजा के डर से, ध्यान रखना बहुत अच्छा कीवर्ड आ गया, तो कुछ करना ही नहीं था। सजा के डर से राधा अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है, कोहलबर्ग के अनुसार ये किससे संबंधित है? जब सजा के डर से मानती है तो इसका मतलब किससे संबंधित है? पहला ही संबंधित है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता का स्तर। ठीक है, दंड और आज्ञा पालन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नूरी इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, यानी कि अब बात आ गई हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, हमारी समाज के प्रति बात कर रहा है कि हमारी समाज के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब बच्चा यहीं से कीवर्ड पकड़िए कि अगर जब समाज के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझने लगता है, अगर आपके अंदर ये भावना आ जाए या किसी बच्चे के अंदर कि समाज के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं, यानी हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, अपने लिए ही नहीं, तो इसका मतलब ये नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। यानी कि कौन से स्तर पर? उत्तर परंपरागत स्तर। अब आगे का पढ़ते हैं कि उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? तो सिर्फ और सिर्फ अवस्था पूछी है तो उत्तर परंपरागत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन हमें मिले नहीं तो हमने यहाँ तक ही क्वेश्चन रखे हैं। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है वो आलोचना कोहलबर्ग ने पढ़ लेते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, गलत अवस्थाएं तो उन्होंने स्पष्ट बताई हैं। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, बिल्कुल सही। जो हमने आपके लिए क्रिटिसिज्म बताए थे कैरोल गिल्लिगन के, वो ध्यान रखिए कि उन्होंने मेल और फीमेल को अपने सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया था, उन पर उन्होंने ऑपरेशंस नहीं किए। अगर करते तो हो सकता है रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस होता। तो यही प्रश्न, ये बी ऑप्शन सही है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, गलत। कोहलबर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, ये गलत है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सपोर्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।